हाय एवरीवन, वेलकम टू माय एवरी सॉफ्ट टेक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल आपको बेसिक टू एडवांस तक पढ़ेंगे इसमें, और इसमें टिप्स के साथ और ट्रिक के साथ बताएंगे आपको, और साथ में आपको हॉस्पिटल डिवाइसेस के बारे में आपको हम गाइड करेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल में हम लोग कंप्यूटर ऑफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर के फादर कौन थे, ठीक है, कंप्यूटर को डेवलप करने में कितना वक्त लगा, कब डेवलप हुआ, चीज को देखेंगे। उसके बाद आता है कंप्यूटर की हिस्ट्री। बाद हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल कंप्यूटर पार्ट्स, यानी कंप्यूटर में कौन सी पार्ट्स होता है, एक्सटर्नल पार्ट्स, उनका नाम और उसका यूज जानेंगे। उसके बाद हॉस्पिटल डिवाइसेस, हॉस्पिटल में कौन से कंप्यूटर यूज किया जाता है और डिवाइस, ठीक है, उसके नाम और उसका यूज जानेंगे। जब ये कंप्लीट कर लेंगे हम लोग तो कंप्यूटर इंटरनल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जब इंटरनल पार्ट्स में हम लोग जैसे रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, जितना भी न्यू न्यू अभी जो पार्ट्स यानी पार्ट्स जो भी डिजाइन हो रहा है, बन रहा है मार्केट में, सारी चीज़ों को टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जब ये कंप्लीट करेंगे हम लोग तो आते हैं इनपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में जानेंगे। इनपुट डिवाइस कौन किसको बोला जाता है और प्रोसेसिंग डिवाइस किसको बोला जाता है, आउटपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी डिवाइसेस होता है वो भी देख लेंगे हम लोग। जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं क्या, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या उसका रोल होता है, सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, वो सारी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में। जब ये कंप्लीट कर लेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे मीनिंग गलत हो गया, यहाँ पे ये हो गया कंप्यूटर सेटिंग, ठीक है। तो कंप्यूटर सेटिंग में बेसिक सेटिंग जो होता है, डेस्कटॉप का सेटिंग हो गया, आइकन सेटिंग हो गया, फोल्डर क्रिएट करना हो गया, ठीक है, जो भी जो बेसिक सेटिंग होता है उसके बारे में जानेंगे। प्रोग्राम को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे अनइंस्टॉल किया जाता है। जब ये कंप्लीट हम लोग कर लेंगे तो हम लोग फिर आ जाएंगे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे, पहला जो नोटपैड से स्टार्ट करेंगे, जब सेटिंग वगैरह करने के बाद उसके बाद हम लोग पेंट पढ़ेंगे, फिर स्नैपिंग टूल्स पढ़ेंगे। जब ये सारी टॉपिक हम लोग जब कंप्लीट कवर कर लेंगे तो हम लोग फिर अलग जो पढ़ने वाले हैं क्या, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के साथ एमएस ऑफिस भी पढ़ेंगे, फिर आपको ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, जैसे हो गया फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, ठीक है, और आपको एडवांस पढ़ना तो फिर प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे। तो सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे इस चैनल में, एवरी सॉफ्टेक में। पहला जो आता है कंप्यूटर ऑफ हिस्ट्री, तो चलते हैं कंप्यूटर ऑफ हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। आता है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक ऐसा मशीन है ना जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। डेट टेक रा डाटा, एक कौन से डेटा लेता है, रा डाटा। रा डाटा का मतलब होता है एक, जैसे कि अभी 2+6, ठीक है, तो अभी रा है यानी पूरी तरह से वो रिजल्ट फाइनल में नहीं है। तो रिजल्ट फाइनल में करने के लिए क्या करते हैं, डेटा इनपुट करते हैं, जैसे 2 प्रेस किया, 6 प्रेस किया, लॉजिकल यहाँ पे ऑपरेटर लगा दिया प्लस, तो जैसे ही यहाँ पे 4 और 2 एक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, आंसर 8 आएगा। तो यानी कि जो पहले से डेटा जो इंटर किया गया था इसी को बोला जाता है रा डेटा। अगर एग्जाम्पल के लिए आपने फोटो क्लिक किया, फोटो क्लिक करने के बाद फोटो अच्छे ढंग से क्लियर नहीं है, फोटो को क्लियर और बिल्कुल स्मूथ करने के लिए कहाँ करते हैं, कंप्यूटर में उसको इनपुट करते हैं, कंप्यूटर में उसमें डालते हैं, डालने के बाद उस पर प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद फाइनल उसको क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं। तो यानी जो पहला जो आपको जो फोटो क्लिक किए थे वो एक रॉ मटेरियल था, कंप्लीटली फाइनल नहीं था। जो भी ऐसा डाटा जो कंप्लीटली फाइनल ना हो और उसको फिर क्या करते हैं, कोई भी डिवाइस, इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर में इनपुट करने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद क्या करते हैं, उसको फाइनल आउटपुट लेते हैं। आउटपुट कहाँ लेते हैं हम लोग, तो मॉनिटर में लेते हैं या डिस्प्ले में लेते हैं। फिर आता है देखिए यहाँ फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस इट यूजिंग ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और प्रोसेसर कैसे काम करता है, जिसको बोला जाता है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है ना, कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है सीपीयू होता है, ठीक है। इट यूजिंग द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सीपीयू जो कैसे वर्क करता है, इससे पहले से ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन को फिट किया जाता है, यानी सॉफ्टवेयर बनाया गया है। जैसे पहला हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया कि सिस्टम को रन करता है, हार्डवेयर को सारे हैंडल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कीबोर्ड को कैसे चलाना है, माउस को कैसे चलाना है, ठीक है, सारे सेटिंग को कैसे मैनेज करना है, साउंड को कैसे मैनेज करना है, तो सारा किस में है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम लोग जैसे पढ़ेंगे एमएस ऑफिस, ठीक है ना, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ये सब क्या इंट्रैक्शन है, यानी पहले से ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बना कर डाला जाता है, उसी बेस पर काम किया जाता है और उसी बेस पर ही काम भी करता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो माना कि आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग में आपको फीचर नहीं हो, ऐसा आप फीचर चाह रहे हैं कि ऐसा हम कर देंगे, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जो सॉफ्टवेयर में डिजाइन है, जो सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है, वही ऑप्शन तक ही आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा आपको चाहे कि नहीं इस सॉफ्टवेयर में और भी कुछ होता तो आपको इंट्रैक्शन को चेंज करना होगा और इंट्रैक्शन को ऐड करना होगा, यानी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होगा, उस फीचर को ऐड करना होगा। प्रोड्यूस रिजल्ट एज आउटपुट, ये आउटपुट कहाँ लेता है, मॉनिटर में लेता है। अब यहाँ कंप्यूटर का एक की फंक्शन होता है, की फंक्शन जो होता है बेसिस जो है 4 बेसिस स्टेप पर काम करता है। पहला जो होता है इनपुट, यानी कि डेटा को रिसीव करता है। जैसे कि ये बुतरुआ जो है ये यूजर, इसको बोला जाता है क्या, यूजर। इसे बोलता है कंप्यूटर यूजर, तो ये यूजर हो गया। यूजर जो है क्या, देखिए कीबोर्ड से यहाँ से प्रेस करेगा, प्रेस करने के बाद कहाँ चला जाएगा, सीपीयू में चला जाएगा। तो यहाँ से डेटा क्या कर रहा है, यहाँ से इनपुट कर रहा है। उसके बाद रिसीव कौन करेगा डेटा को, तो यहाँ पे करेगा क्या, प्रोसेसर। एक्ट द एज द ब्रेन, यानी कंप्यूटर के क्या माना जाता है,
ब्रेन माना जाता है। जैसे हम लोग का एक मस्तिष्क ब्रेन होता है, तो इस भी कंप्यूटर में एक ब्रेन होता है, इसको बोलता है सीपीयू। और सीपीयू का ब्रेन कौन सा होता है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि सीपीयू का ब्रेन कौन होता है, तो एएलयू होता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। यहाँ पर कंडीशन ये होता है, अगर आपसे पूछे कंप्यूटर का ब्रेन तो सीपीयू, और सीपीयू का ब्रेन तो एएलयू, याद रखिएगा। एएलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। इसको हम पूरे ढंग से एक्सप्लेन करेंगे कि अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का मतलब क्या होता है। आउटपुट प्रेजेंटिंग द रिजल्ट ऑन अ स्क्रीन और प्रिंटर स्पीकर, यानी कि डेटा के अनुसार से क्या जो होता है आउटपुट जो होता है स्क्रीन पर होता है, यानी मॉनिटर पर होता है। अगर यहाँ पे कुछ भी वीडियो एडिटिंग कर रहा है या कुछ भी फाइनल जो आता है आपको मॉनिटर पर ही आता है, जो मॉनिटर पर आता है तो उससे बोला जाता है क्या, आउटपुट। आउटपुट अगर प्रिंटर, अगर पास फोटो आप प्रिंट किए हैं तो फोटो प्रिंट करने के लिए आउटपुट लेने के लिए प्रिंटर डिवाइसेस होने चाहिए। प्रिंटर कौन सी डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है। स्पीकर कौन सी डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सारा क्या हो गया आपको, इनपुट डिवाइसेस हो गया। यानी कि ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर में, वैसा डिवाइसेस, उस डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर में डेटा को इंटर किया जाता है, वो डिवाइसेस क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइसेस कहलाता है। प्रोसेसिंग का मतलब तो एक ही है, बस ब्रेन वही प्रोसेस करता है। फिर उसके बाद हो गया आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या हो गया, स्क्रीन हो गया, डिस्प्ले हो गया, मॉनिटर जिसको बोलते हैं, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। जो भी आउटपुट प्राप्त होता है वो डिवाइसेस क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइसेस कहलाता है। अब एक प्रोसेस और गुजरता है, आउट प्रोसेस हो गया क्या, स्टोरेज, सेविंग इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। अब इसको सेव करके रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए अपने MS वर्ड में कोई आप मेनिंग पेज को डिजाइन कर रहे हैं, जब तक आप डिजाइन कर रहे हैं ना तब तक किसके पास ये डेटा रहेगा, तो रैम के पास डेटा है। किसके पास, रैम के पास ये डेटा है। ठीक है, जब ये डेटा को जब रैम के पास है तो आप इसको सेव कीजिएगा, तो आपको चला जाएगा स्टोरेज डिवाइसेस में, जो कि उसमें परमानेंट सेव हो जाता है, ताकि कभी भी उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि इसका 4 स्टेप होता है कंप्यूटर का, जो कि इस प्रकार से है। पहला हो गया इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। इसको आप लोग देखे होंगे, इसको बोला जाता है क्या, सीपीयू बोला जाता है, मॉनिटर इसको बोला जाता है, फिर इसको बोलते हैं यूपीएस, ये हो गया क्या, कीबोर्ड, ये हो गया माउस, और ये हो गया यूजर। कंप्यूटर के हिंदी में क्या बोला जाता है, तो संगणक बोला जाता है। आपसे पूछेगा कि इसको संगणक का नाम क्यों पड़ा, तो कई प्रकार की गणना करने की इसके पास क्षमता है, इसलिए नाम पड़ा इसका क्या, संगणक। और फादर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता कौन थे, तो चार्ल्स बेबेज, जिनका जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1791 ईस्वी को, और उनका लास्ट डे रहा कब, 18 अक्टूबर 1871 ईस्वी को। कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने स्टार्ट किए थे, लेकिन उनके पीछे और सब लोग का सहयोग है, ताकि आज हम लोग मॉडर्न कंप्यूटर के यूज कर पा रहे हैं। मॉडर्न कंप्यूटर कौन बनाया, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर के बनाने वाले जो थे, और जो चार्ल्स बेबेज जो बनाए थे, क्या बनाए थे, इलेक्ट्रिक इंजन कैलकुलेशन सिस्टम बनाए थे, जो कि 1833 से लेकर कब तक इसको यूज किया गया था, 1837 तक इसको यूज किया गया था। फादर्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, एलन ट्यूरिंग, उनका जन्म हुआ था 23 जून 1912 ईस्वी को, और उनका जो लास्ट डे रहा 7 जून 1954 ईस्वी को। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत, इन्होंने, एलन ट्यूरिंग ने ही AI का शुरुआत किया था। कब, सोचिए, 23 जून 1912 ईस्वी के, यानी अगर इनका जन्म हुआ तो लगभग देखिए यहाँ पे 1954 यानी कि 40 के दशक में इन्होंने बनाए थे AI के फीचर। आज हम लोग AI के बारे में जाने कि AI होता क्या है, AI इतना वर्क करता है, इतना AI हर चीज को ऑटोमेशन कर दिया है। तो AI उसी टाइम से यहाँ पे डेवलप होते होते आज कॉन्फ़िगरेशन में डेवलप हो गया, तब हम लोग AI को यूज कर पा रहे हैं। फादर्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, फादर्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर की बात किया जाता है तो एडवर्ड रॉबर्ट ने किए थे पर्सनल कंप्यूटर। कब किए, उनका जन्म कब हुआ था, 13 सितंबर 1941 ईस्वी को, और उनका लास्ट डे कब रहा, 1 अप्रैल 2010 को। उन्होंने पहली कमर्शियल पर्सनल कंप्यूटर बनाए थे, जिनका नाम था क्या, अल्टेयर 8800 बनाए। कौन बनाए थे, एडवर्ड रॉबर्ट। फादर्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का पिता कौन है। आज इंटरनेट, सारी दुनिया है जो इंटरनेट पर, हर लोग इंटरनेट के बिना जीना मुश्किल हो गया। जितना पैसा ट्रांजेक्शन हो रहा है, इंटरनेट होना चाहिए, मैसेज सेंड करना, इंटरनेट होना चाहिए, हर चीज। यानी कि इंटरनेट नहीं है तो कुछ भी नहीं। आपके पास अगर फोन, अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं है तो कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाइएगा, ना गूगल पे सर्च कर, मतलब कुछ भी आप एक्सेस, डेटा को एक्सेस नहीं कर पाइएगा। और सारा डेटा क्या हो गया, क्लाउड सिस्टम हो गया। कहीं भी जैसे जीमेल हो गया, जीमेल पर आप फोटो रख ले हैं तो उसके लिए भी इंटरनेट से एक्सेस कीजिएगा, तभी आप वहाँ पे फोटो वगैरह डाउनलोड करिएगा। तो इनका जो फादर्स ऑफ इंटरनेट कौन थे, विंड सर्फ थे। उनका जन्म क्या हुआ था, 23 जून 1943 को। उन्होंने TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बनाया, ठीक है, इसको बोला जाता है IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस किस प्रकार से होता है, जैसे हो गया 192.168.1.2, ये हो गया IP एड्रेस। फर्स्ट प्रोग्रामर, कंप्यूटर के लिए सबसे पहले कौन प्रोग्राम लिखे, ठीक है ना, कब लिखा गया था, तो 1840 ईस्वी को लिखा गया था। कौन लिखे थे, तो अदा लवलेस ने। उनका जन्म हुआ था 1815 और उनका लास्ट डे रहा 1852, ठीक है। यह एक महिला थी जिन्होंने चार्ल्स बेबेज की मशीन के लिए पहली एल्गोरिथम प्रोग्राम लिखे थे, इसको भी याद रखिएगा। फिर आता है एवोल्यूशन ऑफ साइज एंड स्पीड,
इवोल्यूशन और साइज एंड स्पीड के अनुसार से कंप्यूटर के जनरेशन 5 जनरेशन है, ठीक है ना, 1 से लेकर 5 जनरेशन है। पहला जनरेशन कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर 1956 तक इसको यूज किया गया था। टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब। देखिए वैक्यूम ट्यूब इस प्रकार से दिखता है। जाता है मेमोरी स्टोरेज मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता है, बल्कि बिल्कुल बहुत कम स्टोरेज होता था उस टाइम के मामले में, केबी से भी कम होता था। मेन फीचर इसमें क्या था, बहुत बड़ा था। कमरे जितना हम लोग जो एक रूम होता है उसके हिसाब उतना बड़ा रहता था, क्योंकि पार्ट्स बहुत बड़ा बड़ा था। कैपेसिटर हो गया, ट्रांजिस्टर, मतलब उसमें जो भी रन करने के जो भी पार्ट्स था ना, बहुत बड़ा बड़ा पार्ट्स था, इसलिए वो बहुत बड़ा भी था, पावर भी ज़्यादा लेता था, जल्दी जल्दी खराब भी होता था। ये पहला यानी कि वैक्यूम ट्यूब में ऐसा दिक्कत था। फिर जब वैक्यूम ट्यूब कब तक चला, 1956 तक। फिर सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, 1956 से 1963 तक ट्रांजिस्टर की एंट्री हुआ। जब ट्रांजिस्टर की एंट्री हुआ तो बिल्कुल कंप्यूटर बिल्कुल छोटा हो गया। ट्रांजिस्टर देखिए इस प्रकार से दिखता है आप लोग अगर, लेकिन बड़े बड़े डिवाइसेस में हो गया, टीवी में हो गया, ठीक है, इस तरह से ट्रांजिस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। मैग्नेटिक कोर, अब क्या हो गया, मेमोरी को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक कोर हो गया, अब ज्यादा स्टोर कर पाएगा ये, ठीक है। कब, जब ट्रांजिस्टर आया तो छोटे चीज छोटे और तेज और सस्ते हो गए, क्योंकि अब पार्ट्स भी छोटा हो गया, तेज भी हो गया, और कंप्यूटर पहले के मुकाबले वैक्यूम ट्यूब के हिसाब से बहुत छोटा हो गया कंप्यूटर, और तेज भी हो गया, हर काम भी करने लगा। जैसे यहाँ कब तक चला है, 1963 तक। 1964 में से 1971 तक आईसी आ गया, जिसका आईसी बोलते हैं ना, आज के टाइम में मेरा मोबाइल फोन का आईसी खराब हो गई, तो आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। मैग्नेटिक स्टोरेज, यानी कि जब आप स्टोरेज की बात किया तो मैग्नेटिक स्टोरेज आता है, यानी कि अब हार्ड डिस्क वगैरह आपके पास होगा, डेस्कटॉप वाला में हार्ड डिस्क, उसमें मैग्नेटिक प्लेटर होता है, उसमें डेटा को स्टोर किया। अब हैवी में ज्यादा एमबी में, ज्यादा जीबी तक आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड से और मॉनिटर का इस्तेमाल शुरू हो गया, कब से, तो 1964 में, यानी जब आईसी आया तो कीबोर्ड मॉनिटर का, ठीक है, इस्तेमाल होना शुरू हो गया। उसके बाद जो आता है चौथा जनरेशन, फोर्थ जनरेशन 1971 में, ठीक है, प्रेजेंट में भी चल ही रहा है, जिसको बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर, तो वो VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कहने का मतलब है आईसी को, ठीक है, एक देखिए ये है जो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, इसके अंदर में क्या लगल है, आईसी, और एक आईसी नहीं, हजारों करोड़ों आईसी इसमें क्या कर दिया, इनबिल्ट कर दिया गया, इसीलिए इसको बोला गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब रैम जब हो गया, रैम आ गया तो और बिल्कुल से हर चीज को फास्ट हो गया, सेमीकंडक्टर से हो गया, यानी कि और भी फास्ट हो गया सेमीकंडक्टर। आज के पीसी में लैपटॉप बहुत तेज हो गया, क्योंकि सेमीकंडक्टर से बना रहता है, ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना आपको। फिर आता है फिफ्थ जनरेशन में अब जो भी लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं, आप जो भी खरीदिएगा 2026 में, तो आपको एआई फीचर के साथ आपको मिलेगा। जो भी अब सीपीयू जो भी इनबिल्ट हो रहा है, सीपीयू जो बन रहा है वो एआई के साथ बन रहा है। बस स्टोरेज की बात किया तो ऑप्टिकल स्टोरेज आ गया। ऑप्टिकल स्टोरेज की बात किया तो सीडी भी होता है, आप लोग पढ़े होंगे, डीवीडी एक होता है, सीडी हो गया, ठीक है, इसमें भी डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, और सीडी का फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क होता है। 4 GB 700 MB होता है डीवीडी में, और सीडी में होता है 700 MB स्टोरेज होता है। अब जितना भी हम लोग स्टोरेज की यूज करते हैं, तो एसएसडी हो गया, एनवीएमई हो गया, ठीक है, अब जितना भी होता है सारा हम लोग स्मार्ट डिवाइसेस का यूज करते हैं, ताकि जल्दी स्टोर हो पाए, ठीक है, जल्दी डेटा को रीड कर पाए। देखते हैं आजकल लैपटॉप में होता है एसएसडी लगा रहता है, एनवीएमई मिलता है, इसलिए कि आप कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को जल्दी रीड कर पाए, और स्पीड भी होता है। हार्ड डिस्क लगल था, अब हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके क्या लाया गया, एसएसडी, एनवीएमई। क्या एनवीएमई भी जनरेशन आने लगा कि हाँ इस जनरेशन में लगाई तो और फास्ट रहेगा। तो ये हो गया आज के यानी कि फीचर में, एआई के फीचर में आया। क्लाउड स्टोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट आपको है, आपको बताते हैं क्लाउड स्टोरिंग होता क्या है। आपके पास जीमेल होगा, जीमेल जब आप नया जीमेल क्रिएट की जाता है, उसमें गूगल ड्राइव में आपको कितना देता है, 15 GB आपको स्पेस आपको फ्री मिलता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, 15 GB तक डेटा को आप रख सकते हैं। जैसे हो गया फोटो रखना हो गया, ठीक है, वीडियो रखना हो गया, तो आप 15 GB तक डेटा को आप रख सकते हैं। इसको डेटा को क्लाउड, डेटा कहाँ पे रहेगा, आपको क्लाउड स्टोरेज में रहेगा। अब इस डेटा को एक्सेस करना है तो आपके पास जीमेल और पासवर्ड होगा, किसी भी लैपटॉप, किसी भी सिस्टम में, किसी भी लोकेशन में इसको अपना जीमेल और पासवर्ड से लॉगिन करके और उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब आने वाला टाइम लैपटॉप में, अभी जो अभी लैपटॉप लीजिएगा तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें प्रोग्राम नहीं है। अब जो लैपटॉप आएगा आने वाला टाइम में, सिर्फ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, बिल्कुल उसमें एप्लीकेशन नहीं होगा। एप्लीकेशन के लिए आपको क्लाउड स्टोरेज यूज करना होगा। क्लाउड स्टोरेज पर अकाउंट बनाइए, और वहां से जो भी सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। आपको इस सिस्टम पर भी कम जोड़ पड़ेगा, नहीं सिस्टम भी बिल्कुल फ्री चलेगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है ना, क्लाउडिंग पर रन हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए और समझते हैं, कैनवा आप लोग यूज किए होंगे, कैनवा का नाम सुने। कैनवा एक डिजाइनिंग वेबसाइट है, जिसमें हम लोग यूट्यूब वगैरह, थंबनेल वगैरह क्या करते हैं, उसमें डिजाइन करते हैं। देखिए पीपीटी बनाया तो कैनवा में डिजाइन किए हैं, ठीक है। तो कैनवा एक क्लाउड स्टोरेज सॉफ्टवेयर है, यानी कि हम कहीं जैसे कैनवा का हमें कुछ भी डिजाइन करना है, तो हम कैनवा को वेबसाइट में गूगल में सर्च करते हैं, कैनवा के अकाउंट पे जाते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, और उसमें डिजाइन करने के बाद उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये है कैनवा, इसी को बोला जाता है क्लाउड स्टोरेज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल से जो भी डेटा, टेम्परेचर, प्रेशर को मापता है, वो कहलाता है क्या, एनालॉग कंप्यूटर। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, ट्रेन का सिग्नल में क्या होता है, यहाँ पे इसमें 3 लाइट होता है, एक होता है रेड होता है,
एक होता है क्या होता है येलो होता है, फिर एक होता है क्या होता है ग्रीन होता है। तो तीनों का मतलब अलग होता है। एक तरह से एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या दे रहा है, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कौन सी इन्फॉर्मेशन, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, ठीक है, जिसको इसी को बोला जाता है एनालॉग। एक तरह से एनालॉग हमें एक सूचना दे रहा है। तो अगर रेड है तो आगे नहीं जाना है, येलो है तो धीरे धीरे, ठीक है, ट्रेन को चलाना है, ग्रीन है तो फास्ट ट्रेन को चलाना। तो एक तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, पर भी एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जहाँ पे नेटवर्क वगैरह की दिक्कत होता है तो एनालॉग कंप्यूटर के यूज किया जाता है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर एक इशारा के जैसा काम करता है। अब आगे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जब आ गया तो एक्यूरेट डेटा को हमको अब मिलता है। अगर आपको एक्यूरेट डिजिटल कहने का मतलब है कि एग्जांपल के लिए और समझ लेते हैं एनालॉग में। पहले आप लोग फोन यूज करते होंगे नोकिया का, जिसमें एक बैटरी होता था, इस प्रकार से बना रहता था, बैटरी रहता था बना हुआ, ठीक है। उसमें एक रहता था, इसमें छोटा एक रहता था, बड़ा बड़ा फिर रहता था, कितना रहता था, 5 रहता था। इस तरह से एक लाइन रहता था उसमें बना। उसके बनने से एक क्या होता था कि इससे हम लोग बैटरी का पता लगाते थे। हाँ 3 खुट्टी है तो इतना देरी चलेगा, 2 खुट्टी है तो इतना देरी चलेगा, अनुमान लगाते थे। लेकिन आज अब के डेटा, अब का जो फोन हो गया, जो डिजिटली हो गया, इसमें अब परसेंटेज होता है कि हाँ आपके फोन में 10% है, 20% है, 80% है। इस प्रकार से अब आपको लिख कर डिजिटली रूप में आपको डेटा को दिखा रहा है। यानी कि जो भी बैटरी का जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आपको डिजिटली में दिखा रहा है, जो कि वो 0 और 1 के बेस में काम करता है। कंप्यूटर एक बाइनरी नंबर पर काम करता है, जो बाइनरी नंबर होता है 0 और 1। 0 कौन सा सिग्नल होता है, तो ऑफ सिग्नल होता है, और 1 कौन सा सिग्नल होता है, ऑन सिग्नल होता है। आपको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कीजिएगा ना, तो या जैसे ड्रोन बनाइएगा, तो ये सब चीज में बहुत ही बाइनरी नंबर आपको पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर। फिर आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ द बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, यूटिलाइजिंग कंटिन्यूअस सिग्नल फॉर द प्रोसेसिंग एंड डिजिटल कंपोनेंट्स फॉर कंट्रोल एंड एक्यूरेसी। यानी कहने का मतलब है जब हाइब्रिड कंप्यूटर यानी डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर को मिलाकर क्या बनाया गया, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास मिलता है वो बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं मिलता, बिल्कुल परफेक्ट मिलता है, ठीक है। ये हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। बात है यहाँ पे कंप्यूटर की, यानी कि क्षमता के अनुसार से कंप्यूटर को भी 4 भाग में बांटा गया। एक हो गया सुपर कंप्यूटर हो गया, फिर हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंप्यूटर हो गया। सुपर कंप्यूटर की बात करना है तो सुपर कंप्यूटर एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है, कंप्लेक्स ऑपरेशन एट ए वेरी हाई स्पीड। इनका जो ये बड़े बड़े जटिल कार्य को करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग, फ्लूइड मशीन, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड फॉर अदर साइंटिफिक पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। बड़े बड़े जटिल कार्य के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। क्रिकेट के में भी सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है, इसलिए आपको यानी कि लाइव आपको बॉल को दिखाता है, रिप्ले करके दिखाता है, तो सुपर कंप्यूटर ही कर पाएगा, नॉर्मल कंप्यूटर के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सा प्रोसेसर होता है, कई प्रोसेसर मिलकर ये कार्य को करता है, तो इसलिए बिल्कुल ही फास्ट करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, बैंकिंग मैनेजिंग के लिए, मैनेजिंग मिलियंस ऑफ कस्टमर अकाउंट एंड एटीएम ट्रांजैक्शन। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जो यानी कि जो एटीएम सिस्टम जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है मैनेजिंग करता है, बैंकिंग का मैनेजिंग। सोचिए कितना बैंक है, सबका अलग अलग ब्रांचेस है, एक दिन में लोग कितना एटीएम को यूज करते हैं, कितने एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं, विड्रॉवल करते हैं, फिर बैलेंस इंक्वायरी करते हैं। तो इस डेटा को हैंडल करने के लिए एक सिस्टम को होना चाहिए। तो क्या नाम है उसका सिस्टम का, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और गवर्नमेंट प्रोसेसिंग, सेंसस डाटा, टैक्स रिकॉर्ड एंड सोशल सिक्योरिटी पेमेंट, जितना भी हम लोग यूपीआई वगैरह गूगल पे वगैरह करते हैं ना, उस चीज को हैंडल करने के लिए, डेटा को एनालिसिस करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। फिर देखिए और भी कहाँ कहाँ, एक हो गया बैंकिंग सेक्टर में, गवर्नमेंट में, एयरलाइंस में भी, हैंडिंग ग्लोबल फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम एंड शेड्यूल। यानी कि ग्लोबल यानी कहने का मतलब है फ्लाइट को रिजर्वेशन करने में, उसका शेड्यूल को मैनेज करने में, उसमें भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। फिर आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आर द जनरली यूज द बिजनेस एनवायरनमेंट एज द सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर ऑफ द नेटवर्क सर्वर। देखिए यहाँ पे जो है मिनी कंप्यूटर को हम लोग बिजनेस के लिए यूज करते हैं, सरकारी दफ्तर में भी इसको यूज किया जाता है। नेटवर्क सर्वर कहने का मतलब है कि अगर जहाँ पे हमें एग्जाम लेना है, 300 बच्चा को एग्जाम लेना है, कितना बच्चा को, 300 बच्चा को एग्जाम लेना है, तो इसी लैपटॉप को हम क्या बना देंगे, सर्वर बना देंगे। बाकी जितना जो सिस्टम लगा रहता है जहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम देते हैं उसको बोला जाता है क्लाइंट सिस्टम। क्या बोला जाता है, क्लाइंट सिस्टम इसको बोला जाता है। मिनी कंप्यूटर के ये पावर होता है। फिर आ गया माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज द पर्सनल कंप्यूटर। अब जो अभी है जो कंप्यूटर से हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, ये माइक्रो कंप्यूटर है, जो कि पर्सनली इसको इंडिविजुअल को भी व्यक्ति इसको आसानी से इसको यूज कर पाएगा, ठीक है। इसको कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए इसको यूज किया जाता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये आता है कि सर अगर रिकॉर्डिंग के लिए कौन से कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर बेस्ट रहेगा। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लैब जा रहे हैं, तो आपके पास मिनी कंप्यूटर होना चाहिए। मिनी कंप्यूटर का मतलब ये दोनों सेम ही देखने में लगेगा, बस इसका कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा रहेगा, यानी पावर ज्यादा रहेगा, रैम ज्यादा रहेगा, स्टोरेज ज्यादा रहेगा, प्रोसेसर इसका हैवी रहेगा। ये हो गया मिनी कंप्यूटर। अब आते हैं हम लोग एक्सटर्नल डिवाइसेस की बात करते हैं।
एक्सटर्नल डिवाइसेस क्या क्या, इसको बोला जाता है कैबिनेट। क्या बोला जाता है इसको? कैबिनेट इसको बोला जाता है। ठीक है, कैबिनेट का बैक साइड का है, फिर इसको स्पीकर बोला जाता है। इसका स्पीकर का यूएसबी और इसको होता है एक्चुअल कोड, इसको बोला जाता है यूएक्सी कोड। इसको कोड को कहाँ लगाया जाता है? देखिए यहाँ पे इस तरह से बना रहता है, यानी कि आपको पास सीपीयू होगा, सीपीयू के पीछे में रहता है यहाँ पे एडियो का जैक, वहाँ पे आपको इंसर्ट करना रहता है। यूपीएस इंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये जब आप लोग जब डेस्कटॉप पीसी लीजिएगा तो आपको यूपीएस खरीदना पड़ेगा, इसलिए कि आपको जब लाइट चली जाएगी तो यूपीएस आपको 1 घंटा यानी कि 1 आवर तक आपको बैकअप देगा। कोई भी डेटा पर काम कर रहे हैं जब तक इसको आप सेव कर सकते हैं। अगर यूपीएस नहीं रहेगा तो लाइट चली गई तो डेटा भी लॉस हो जाएगा अगर सेव नहीं किए होंगे तो। क्या आता है? इसको बुलाता है राउटर। राउटर जो होता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसको बोला जाता है वाईफाई अडेप्टर। डेस्कटॉप खरीदते हैं कम बजट में तो उसमें वाईफाई की सुविधा नहीं होता है, तो आपको ये एक वाईफाई अडेप्टर लेना पड़ेगा, तभी आप मोबाइल हॉटस्पॉट से आप कनेक्ट हो पाइएगा। फिर इसको बुलाता है माउस। कौन सी माउस है? वायरलेस माउस है। वायरलेस माउस का पहचान क्या है? देखिए यहाँ पे इसमें अडेप्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्या यहाँ पे? ये हो गया गेमिंग माउस, ये हो गया गेमिंग माउस, ये हो गया मैकेनिकल माउस। एक माउस 2 प्रकार का होता है, एक हो गया ऑप्टिकल माउस और एक हो गया मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस में देख रहे हैं ना, इस प्रकार से इसमें एक राउंड तरह का एक बॉल होता है, यही बॉल मूव करता है तो कर्सर क्या होता है? मूव होता है। फिर एक्सटर्नल पार्ट्स में जो आता है मॉनिटर आता है। यहाँ पे क्या हो गया? प्रिंटर हो गया। इसके बाद क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया। तो ये सारा जो अभी हम जो दिखाए इस पार्ट्स का, इसको ये पार्ट्स होता है एक्सटर्नल पार्ट्स होता है। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं केबल के बारे में, केबल का टाइप क्या क्या होता है। तो देखिए इसको बोला जाता है VGA केबल, इसको बोला जाता है HDMI केबल, ठीक है। इसको बोला जाता है पावर केबल, आप लोग याद रखिएगा। इसको बोला जाता है इथरनेट केबल। इसके बाद इसको बोला जाता है प्रिंटर डाटा केबल, इसको क्या बोला जाता है? VGA टू ऑडियो कन्वर्टर इसको बोला जाता है। फिर 8 केबल को क्या बोला जाता है? ऑडियो वीडियो केबल। आप लोग इसको यूज किए होंगे किसमें? DDH में इसको आप यूज किए होंगे। ट्रांसफर करना हो गया, आप जो भी मॉनिटर और सीपीयू से कनेक्ट कीजिएगा, ब्लू वाला जो केबल से कनेक्ट कीजिएगा आप मॉनिटर में कनेक्ट कीजिए, तभी आपको डिस्प्ले दिखा पाएगा। इसी को बोला जाता है VGA केबल। आपके पास अगर मॉनिटर में आपको HDMI के फीचर दिया होगा तो आप HDMI से भी कनेक्ट कर सकते हैं। HDMI में ऑडियो भी और वीडियो भी दोनों इसमें ट्रांसफर होता है, लेकिन VGA में सिर्फ वीडियो ट्रांसफर होता है। और अच्छा क्वालिटी की बात किया जाता है तो HDMI में बेहतर क्वालिटी होता है। ये हो गया पावर केबल। सीपीयू में पावर केबल लगाया जाता है, ठीक है, ताकि तभी आपको SMPS और पावर ऑन होगा सीपीयू। इसको बोलते हैं इथरनेट केबल, यानी कि आपके पास राउटर जो होगा, राउटर से कनेक्ट करने का और सीपीयू तक कनेक्ट करने के लिए इथरनेट केबल का यूज किया जाता है। ये हो गया प्रिंटर डाटा केबल, प्रिंटर के लिए इसको यूज किया जाता है। प्रिंटर से आपको सिस्टम तक कनेक्ट करना होगा तो आपको इस तरह का टाइप का केबल लेना पड़ेगा आपको, इसको बोला जाता है प्रिंटर डाटा केबल। अभी बताया क्या हो गया? कन्वर्टर हो गया। एक क्या हो गया? VGA टू HDMI ऑडियो वीडियो। इसमें जो होता है रेड और व्हाइट, ये होता है स्पीकर लेफ्ट, स्पीकर राइट के लिए इसको यूज किया जाता है, और येलो जो होता है वीडियो ट्रांसफर करता है। अब आते हैं मॉनिटर। मॉनिटर का टाइप से क्या होता है? मॉनिटर जो हो गया, आज के डेट में मॉनिटर भी बहुत प्रकार के आ गया है, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। पहला मॉनिटर जो था 1980 के दशक में, 1990 तक इसको यूज किया गया। CRT, ऐसा नहीं 1990 तक यूज किया गया है, हम तो अभी तक मेरे घर में था, इसको यूज करते थे। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब होता है। इसका रिफ्रेश रेट बहुत अच्छा रहता है, 60 हर्ट्ज टू 85 हर्ट्ज, यानी कि रिफ्रेश जितना बेहतर रहेगा उतना पिक्चर क्वालिटी बेस्ट रहेगा, बिल्कुल बेस्ट रहेगा। कलर वगैरह एकदम अच्छा ढंग से दिखाएगा। इसका रिस्पॉन्सिव टाइम की बात किया तो 1 मिलीसेकंड था, यानी कलर बदलने का बहुत, यानी कि कम मिलीसेकंड में कितनों बारी कलर बदलने का इसके पास क्षमता था। फिर उसके बाद 2000 ईस्वी में आया क्या? LCD। हम लोग मोबाइल वगैरह में ज़्यादा करके LCD लगा रहता है, इसलिए LCD लगा रहता है, उसमें जो उसका जो पावर होता है बहुत कम पावर लेता है LCD। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। इसका जो रिफ्रेश रेट था 60 हर्ट्ज था ओनली, तो इसलिए क्या था? ये स्लो था। इसको रिफ्रेश रेट कैसे पता चलता है? तो आप 2 मॉनिटर का रखिए कंपेयर करने के लिए, जिसका रिफ्रेश रेट अच्छा हो और जिसका रिफ्रेश रेट कम हो, तो आपको सेमी पिक्चर को आप रन कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसका मिलीसेकंड देखिए 16 मिलीसेकंड था, से कहाँ तक? 25 मिलीसेकंड, बहुत स्लो था इसको, यानी कलर को चेंज करने में। जब कलर को चेंज करने के टाइम ज़्यादा लगेगा तो आपको पिक्चर क्वालिटी ब्लर दिखने लग जाएगा। 2010 में क्या आ गया? LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। IPS इन प्ले स्विच, यानी इसका रिफ्रेश रेट कितना था? 60 हर्ट्ज टू 144 हर्ट्ज था। इसका रिस्पॉन्सिव टाइम 1 मिलीसेकंड से 5 मिलीसेकंड से बिल्कुल फास्ट हो गया था। आप जो भी मॉनिटर लीजिएगा तो ध्यान रखें, आप लीजिएगा LED मॉनिटर बोलिएगा। कौन सा मॉनिटर लेना है? LED, जिसका ज़्यादा रिफ्रेश रेट रहेगा मार्केट में वही खरीदिएगा। रिफ्रेश रेट के अनुसार से आपको हो सकता है तो आपको कॉस्टली क्या हो जाएगा? पैसा बढ़ेगा। 2024 और 2026 के अनुसार से बात किया जाते हैं तो यहाँ पे आ गया OLED ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग। ये बहुत ही महंगा कॉस्टली डिस्प्ले आता है, मॉनिटर आता है। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, आपके पास बजट है, तो आप OLED खरीद सकते हैं। इसका रिफ्रेश रेट सोचिए 240 हर्ट्ज टू 540 हर्ट्ज होता है, और इसका रिस्पॉन्सिव कलर बदलने की इसके पास क्षमता तो 0.003 मिलीसेकंड में कितनों कलर बदल सकता है, तो इससे पिक्चर क्वालिटी बेस्ट होता है।
इसमें ओएलईडी में। तो आपको यहाँ से 4 तरह के एक हो गया, सीआरटी हो गया, एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया और ओएलईडी हो गया। अब यहाँ से बोलिएगा सर एलसीडी और एलईडी तो देखने में दोनों सेम ही लगता है, कैसे पता चलेगा कि एलसीडी और एलईडी है? ठीक है, लिखा रहेगा तो देख लेंगे, लेकिन अब आपको हम बता रहे हैं दोनों में डिफरेंट। एलसीडी में एक छोटा एक लाइट हो, छोटा नहीं, जितना डिस्प्ले उतना एक यहाँ पे ट्यूब लाइट लगा रहता है ऊपर से, इसी रोशनी करता है, डिस्प्ले दिखता है। लेकिन एलईडी में पीछे में क्या रहता है, बैक में जितना इतना छोटा इतना दूरी दूरी पे क्या लगा रहता है, एलईडी लगा रहता है। जब व्हाइट वाला लाइट यूज करते हैं ना, वो एलईडी पीछे में लगा रहता है। इतना सारा एलईडी लाइट होता है तब हम लोग के पास पिक्चर यहाँ पे दिखता है। तो इसलिए पावर ज्यादा लेता है, आई पावर कम लेता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ट्यूब लाइट रहता है। इसमें पिक्चर क्वालिटी की बात किया जाता है तो एलईडी में किसी भी एंगल से देखे तो आपको पिक्चर क्वालिटी सेम दिखेगा, लेकिन एलसीडी में अगर एंगल आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, तो उसमें पिक्चर क्वालिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव दिखेगा। आप लैपटॉप में होगा, अगर लैपटॉप को चेक करके स्क्रीन बताइएगा कि आपके लैपटॉप में एलईडी है या एलसीडी है, तो आप उसको थोड़ा सा एंगल को चेंज करके आप लैपटॉप का स्क्रीन मूवी चला के आप लैपटॉप का स्क्रीन को देखिए तो समझ में आ जाएगा। ओएलईडी हो गया, ओएलईडी एलईडी के जैसा, किसी भी एंगल से देखिए सेमी पिक्चर क्वालिटी आपकी। ये हो गया मॉनिटर का टाइप। फिर आता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर जो हो गया ये ऑल इन वन प्रिंटर है, यानी कि इंकजेट प्रिंटर, ऑल इन वन प्रिंटर है। इंकजेट यानी इसमें इंक को डाला जाता है। इसमें ब्लैक होता है, क्ले होता है, येलो होता है, ठीक है ना, मैजेंटा होता है। तो ये 4 कलर इसमें होता है, 4 कलर से मिक्सिंग करके कई कलर ही बना लेता है। तो ये हो गया ऑल इन वन प्रिंटर। और इसको ऑल इन वन प्रिंटर इसलिए बोला गया है कि ये कलर में भी प्रिंट कर सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट में भी प्रिंट कर सकता है, स्कैन भी कर सकता है और प्रिंट आउट भी निकाल सकता है। ये हो गया प्रिंटर। लेजर प्रिंटर हो गया, सिर्फ प्रिंट निकाल सकता है, स्कैन बिल्कुल नहीं कर सकते इससे। इसमें क्या लगा रहता है, तो एक कार्ट्रिज लगा रहता है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट का एक पाउडर होता है, इसको बोला जाता है ड्रम बोला जाता है। ठीक है, अगर ये ड्रम खराब हो गया ना तो आपको जो प्रिंट कीजिएगा तब पेपर में लाइन लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो आप ड्रम को चेंज कीजिएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आता है बड़ा वाला प्रिंटर हो गया, ज्यादा आपका स्कैनिंग, अगर आपको दुकान खोलना है, ठीक है ना, स्टेशनरी का दुकान खोलना है तो आपको ये प्रिंटर लीजिए, ताकि 1 सेकंड में, मतलब मिनट में कितना भी प्रिंट निकाल लेता है। स्कैन करना हो गया, प्रिंट आउट निकालना हो गया, बहुत फास्टली निकालता है। इसको बोला जाता है क्या फ्लेक्स प्रिंटर। फ्लेक्स प्रिंटर, इस प्रिंटर में क्या क्या काम होता है, तो बड़े बड़े जितना बैनर होता है ना तो मार्केट में जो दिखते हैं, ये बैनर फ्लेक्स प्रिंटर में ही प्रिंट इसको किया जाता है। इतना बड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक लगता है, इतना बड़ा होता है प्रिंटर। ठीक है, इसको भी आप मॉनिटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको छोटा एक डिस्प्ले दिया रहता है जो पेन ड्राइव लगा के आप प्रिंट मार सकते हैं। इसको अगर मैनेज करना है तो आपको यहाँ से इसी में रहता है सीपीयू, मॉनिटर आप कनेक्ट करके इसको आप यूज कर सकते हैं, या फिर इसको भी और भी अपने सीपीयू से भी कमांड दे सकते हैं। बड़े बड़े बैनर को तैयार करने के लिए इसको फ्लेक्स प्रिंटर यूज किया जाता है। उसका नाम है क्या, फ्लेक्स, FLEX, फ्लेक्स प्रिंटर, याद रखिएगा। फिर आ गया कंप्यूटर। लैपटॉप के बारे में देख लेते हैं। तो लैपटॉप में जो भी एक्सटर्नल जो दिखता है हमको, ये हो गया, इसको बोला जाता है डिस्प्ले हो गया, कीबोर्ड हो गया, टच पैड हो गया, ठीक है, इसको बॉडी इसको बोलेंगे हम लोग, फ्रंट बॉडी होता है, बैक बॉडी होता है, इसको चार्जर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको वो यहाँ पे लगाते हैं क्या, पावर केबल इसमें लगाइए और इसका चार्जर कनेक्ट करके आप चार्ज कीजिए। इसको अभी बताया तो वहाँ पे आपको राउटर इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, राउटर। इसको बोला जाता है क्या, वाईफाई अडेप्टर है। इसको ये ऑल इन वन पीसी, ऑल इन वन पीसी का मतलब हो गया, आप जो लीजिएगा, बोलिए मार्केट जाइएगा तो बोलिए हमको ऑल इन वन पीसी दीजिए, तो आपको मॉनिटर में ही सीपीयू फिट रहता है। किसमें, मॉनिटर में ही आपको सीपीयू रहेगा उसमें। इसी से मॉनिटर में ही आप कीबोर्ड कनेक्ट कीजिए, माउस कनेक्ट कीजिए, स्पीकर कनेक्ट कीजिए, प्रिंटर कनेक्ट कीजिए, इंटरनेट कनेक्ट कीजिए, सारा आपको मॉनिटर में फीचर दिया रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, ऑल इन वन पीसी। फिर आते हैं हॉस्पिटल डिवाइसेस के बारे में जानते हैं, उनका यूज। हॉस्पिटल डिवाइस में, हॉस्पिटल में कौन कौन सी डिवाइस होता है, उनका क्या क्या यूज है। डायग्नोस्टिक डिवाइसेस के बारे में, बीमारी को पता लगाने के लिए इसको यूज किया जाता है। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है क्या, टोमोग्राफी स्कैन। एक्सरे का उपयोग करके शरीर के क्रॉस सेक्शन हिस्सों को देखने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो ये होता है, इसको सीटी स्कैन बोला जाता है। फिर आ गया MRI मैग्नेट, यानी MRI मशीन, MRI स्कैनर भी इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है क्या, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। शरीर के अंदर की गहरी और साफ तस्वीर लेने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको MRI मशीन बोला, पूरे शरीर को यहाँ पे तस्वीर लेने के लिए इसको यूज किया जाता है। अगला डिवाइस देख लेते हैं हम लोग, अल्ट्रासाउंड मशीन। इसका क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव से पेट या प्रेगनेंसी की जांच किया जाता है कि बच्चा कैसा पेट में, इसको बोला जाता है क्या, अल्ट्रासाउंड मशीन इसको बोला जाता है। देखिए इस प्रकार से आप लोग मशीन को एक बार देख लीजिए, ताकि आप लोग इस मशीन को देखें तो आप लोग बता सके कि हाँ एक अल्ट्रासाउंड मशीन है। इसको बोला जाता है एक्सरे मशीन। हड्डियों बोन को टूटे को फोटो देखने के लिए यूज किया जाता है। जहाँ पे फोटो, यहाँ पे अगर किसी को फ्रैक्चर होता है तो उसको देखा जाता है किस प्रकार से फ्रैक्चर है, तो उसको तस्वीर लेने के लिए एक्सरे मशीन का यूज किया जाता है, जो इस प्रकार से दिखता है। यहाँ से एक रे लाइट निकलता है और यहाँ पे आपको तस्वीर को बना के यहाँ पे आपको दे देता है। फिर मॉनिटरिंग डिवाइसेस, नजर रखने के लिए, पेशेंट को नजर रखने के लिए मॉनिटरिंग डिवाइस होता है। ये मशीन ICU या ऑपरेशन थिएटर में आपको मिलेगा।
पेशेंट मॉनिटर जिसको बोलते हैं, इसमें मरीजों का हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल स्क्रीन पर देखने के लिए इसको यूज किया जाता है, जिसको बोलता है पेशेंट मॉनिटर। फिर आ गया ECG, कार्डियोग्राम मशीन। इस दिल की धड़कन और उसकी रफ्तार, हार्ट रिदम को चेक करने के लिए इसको यूज किया जाता है, दिल की धड़कन वगैरह को चेक करने के लिए इसको यूज किया जाता है ECG को। पल्स ऑक्सीमीटर मशीन, खून में ऑक्सीजन की मात्रा नापने के लिए एक छोटी सी एक डिवाइस है जो उंगली में लगाई जाती है, उसे पता किया जाता है, ठीक है ना। फिर आ गया वेंटिलेटर तो हर कोई नाम सुना होगा कि वेंटिलेटर पर वो है, भर्ती हुआ तो वेंटिलेटर पर चला गया। तो अगर मरीज खुद से सांस नहीं ले पा रहा है तो वेंटिलेटर का यूज करते हैं, जो इस प्रकार से मशीन को दिखता है। आप देखिए इस प्रकार से मशीन यहाँ पे दिखता है वेंटिलेटर, जिसमें इस तरह से यहाँ पे लगाया गया। फिर आ गया डायलिसिस मशीन क्या है, जिन मरीजों की किडनी खराब हो जाता, काम नहीं करता, उसको खून को साफा करने के लिए डायलिसिस मशीन का यूज। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं। फिर आगे यहाँ पे इन्फ्यूजन पंप क्या है, मरीज को सही मात्रा में दवा या ग्लूकोज सीधे विंस में भेजने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि नस में अगर दवा आपको भेजना है ना, नस द्वारा दवा को देना है, तो इन्फ्यूजन पंप का यूज किया जाता है, जो कि इस प्रकार से दिखता है। तो हॉस्पिटल में जो इंपॉर्टेंट डिवाइस जो होता है आपको हम बता दिए। फिर आता है यहाँ पे डेफिब्रिलेटर का यूज क्या है, दिल का दौरा, हार्ट अटैक, ठीक है, पड़ने पर दिल की धड़कन को वापस नॉर्मल करने के लिए इसको यूज किया जाता है, देखिए इस प्रकार से। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग, इसको बोला तो ऑपरेशन थिएटर में होने वाला एक, देखिए एक अलग तरह से एक लाइट होता है, देख रहे हैं आप लोग। अगर आप लोग किसी वजह से ऑपरेशन थिएटर में गए होंगे तो आप लोग इस प्रकार का लाइट देखे होंगे। इसमें लाइट में क्या खूबी है कि ये सर्जिकल लाइट होता है, एक खास रोशनी होती है जो सर्जरी के वक्त शैडो, परछाई नहीं बनाने देती है, यानी कि हम लोग एक नॉर्मल लाइट जो यूज करते हैं ना, तो वहाँ पे एक परछाई बन जाता है, लेकिन ये लाइट में परछाई बिल्कुल नहीं बनने देता है। ये डॉक्टर के साफ दिखने के लिए इसको इस लाइट का यूज किया जाता है ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेटिंग टेबल भी होता है, एडजस्टेबल बेड इसको बोलते हैं, यानी कि मरीज के अनुसार से बेड को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना, रोटेट कर सकते हैं। फिर आ गया इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट, ब्लडिंग को रोकने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना, अगर जो ब्लड वगैरह होता है ना उसको रोकने के लिए इसको यूज किया जाता है। कौन सा, कॉटरी मशीन का। जैसे ऑपरेशन होता है तो ब्लड ज्यादा होता है ना, तो उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट का यूज किया जाता है। अनेस्थीसिया मशीन, ये सबसे जरूरी मशीन है जो मरीज के बेहोश रखने और सांस लेने में मदद करती है। बेहोश होने के बाद जो मरीज जो सांस लेता है ना, तो उसको मदद करता है। तो ये सारी चीज मशीन हो गया आपको हॉस्पिटल में यूज होता है। ये देखिए ये आ गया AI फीचर मशीन, देख रहे हैं ना, ये कैसे ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह से एक JCB में होता है ना गियर, इस तरह से गियर से यहाँ से क्या करेगा, इसमें एक लगा रहता है क्या, एक मॉनिटर लगा, जो देख रहा है ना, इसमें एक मॉनिटर होता है। इस मॉनिटर ये हो गया एक्सटर्नल मॉनिटर, जो कि बाहर हर कोई इसको देख सकता है कैसे ऑपरेशन हो रहा है। तो ये यहाँ से कमांड को यहाँ पे चला रहा, देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं तीनों मिलके यहाँ पे ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो अभी इस प्रकार से एडवांस फीचर आ गया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने डॉक्टर हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर यहाँ कर रहा है, यानी कि यहाँ पे एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर यहाँ पे। आप एडवांस तरह से भी आप क्या होने लगा, ऑपरेशन होने लगा। जितना भी था हॉस्पिटल डिवाइसेस के बारे में आपको हम गाइड कर दी। हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंटरनल पार्ट्स के बारे में, और डिवाइसेस भी पढ़ेंगे, और भी डिवाइसेस आपको जो इंटरनल पार्ट्स में आपको गाइड किया जाएगा। रैम का यूजेस क्या है, और फिर ग्राफिक्स कार्ड क्या है, मदरबोर्ड क्या है, SMPS क्या है, टोटल आपको जो भी कंप्यूटर में इंटरनल पार्ट्स होगा सारी चीज़ आपको गाइड किया जाएगा इंटरनल पार्ट्स में। आपको इस इंटरनल पार्ट्स को आपको यहाँ पे वॉच करने के लिए आपको प्ले लिस्ट में आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे लेसन नंबर 2 के पास। लेसन नंबर 2 के पर क्लिक करके आप इंटरनल पार्ट्स के पूरी वीडियो का